जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ बच्चों। तो जैसा कि आज बहुत दिन हो गया हमें वीडियो बनाने बच्चों, तो आज हम आप सबके बीच आज उपस्थित हुए हैं। थोड़ा बहुत काम था इसलिए हम वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो अब बच्चों वीडियो आपका डेली चलता रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, और इस बार 2025 में पूछा गया है बच्चों, ये टॉपिक पूछा गया है। अब जो है हम वीडियो आपको अगला जो है टॉपिक लेकर आए हुए हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, ये हमारे बोर्ड में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है बच्चों। ये एक नंबर में मिलकर आता है कि कौन सी धातुओं की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, कौन सी धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। और इसमें हम देखेंगे बच्चों जो है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन के नीचे कुछ धातुएं होती हैं। उनमें कुछ की क्रियाशीलता कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है बच्चों। और उसमें ही पता आपको लगाना पड़ेगा कि कौन किसका वोल्ट कम है, किसका वोल्ट ज़्यादा है बच्चों। और किसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा होती है, कौन सी धातुओं को विस्थापित कर सकता है। ये ही आप विद्युत रासायनिक श्रेणी ही आपको बता देगा बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए देखिए बच्चों, तो हेडिंग है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है बच्चों, पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। हमें जो एग्जाम में लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते रहेंगे। अब मेरा वादा है आपसे कि बच्चों ये पूरा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसी में से ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस आप डेली फेयर बनाइएगा और हमारे वीडियो को आप देखिए, और ये मेरा आपसे वादा है कि हम बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएंगे केमिस्ट्री में। चलिए देखिएगा, तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है देखिएगा। इसकी जो परिभाषा है बच्चों, वो है के धातु के मानक मानक इलेक्ट्रोड, धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव विभव को बढ़ते बढ़ते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर लगाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है होती है उसे उसे विद्युत उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, समझिएगा इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये हम आपको परिभाषाएं बताए हैं कि बहुत सारे धातुएं होते हैं, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक हम सीरीज में लगा दे बच्चों, और वो भी बढ़ते हुए सीरीज में जब लगा देंगे तो वो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि वो श्रेणी हमें कैसे प्राप्त होगी बच्चों, और वो कैसे श्रेणी बनती है, उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट देखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो हम थोड़ा सा बच्चों से मिटाते हैं, इसके बाद हम आपको श्रेणी बताते हैं। चलिए श्रेणी देखिएगा बच्चों, वो श्रेणी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा बच्चों श्रेणी क्या है, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम आपको बताते हैं श्रेणी। श्रेणी देखिएगा बच्चों, जैसे हमारे क्लास देखिए, जैसे लिथियम हो गया बच्चों, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और इसके बाद सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया बच्चों, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद एल्युमिनियम होता है,
इसके बाद Zn होता है, Fe होता है, हाइड्रोजन होता है, और कापर होता है बच्चों Hg यानी मरकरी होता है, और Ag होता है, और Au। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, ये हमारी जो है एक श्रेणी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। श्रेणी में ध्यान दीजिएगा, क्या चीजें हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए बच्चों, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, यही से देखना है बच्चों, ये हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का जो वोल्ट होता है बच्चों, हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो बच्चों 0.00 होता है। ये इसका क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसी को देखा जाता है बच्चों, हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातुओं की क्रियाशीलता ज्यादा होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, और नीचे वाले की क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, कम होती है। एक बार हम फिर से सभी धातुओं का नाम लेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा, यल मतलब हो गया लिथियम, यल का मतलब क्या होता है बच्चों, लिथियम होता है। के का मतलब होता है पोटेशियम, एन ए का मतलब होता है सोडियम, सी ए का मतलब होता है बच्चों कैल्शियम होता है, एम जी मतलब होता है मैग्नीशियम, और ए एल एल्युमिनियम होता है बच्चों, जेड एन जिंक होता है, और एफ ई मतलब होता है बच्चों लोहा, एफ ई इसका प्रतीक है। हाइड्रोजन आप जान ही रहे हैं। सी यू का मतलब होता है कापर, एक धातु है। मरकरी, मरकरी बच्चों ये है Hg, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों। और ये Ag है, Ag को हम सिल्वर कहते हैं। Au को बच्चों हम क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक धातुओं को हम एक श्रेणी में व्यवस्थित कर दिए है, यही है बच्चों। धातुओं को हमने एक श्रेणी में बढ़ते हुए श्रेणी में व्यवस्थित कर दिए हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बात बच्चे कुछ बातें ध्यान देना है, देखिएगा। इसमें बातें ये ध्यान देना है कि बच्चों, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो धातु है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो धातु होते हैं, उनका बोल्ट बच्चों जो होता है, उनका बोल्ट कम होता है। ऊपर वाले का पहला पॉइंट ये है कि इनका बोल्ट क्या होता है बच्चों, इनका बोल्ट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये बात ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले धातुओं का बोल्ट क्या होता है बच्चों, कम होता है। और जब बोल्ट कम हो जाएगा तो उनका, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर वाले धातुओं का बोल्ट कम होता है तो उनका अपचायक क्षमता अधिक होता है। क्या होता है बच्चों, अपचायक, अपचायक, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर वाले धातु होते हैं उनका बोल्ट क्या होता है बच्चों, कम होता है, और उनकी अपचायक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और जब अपचायक क्षमता बच्चों अधिक हो जाएगी तो उनकी क्रियाशीलता, इनकी जो क्रियाशीलता होती है, इनकी क्रियाशीलता बच्चों अधिक होती है। इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी अधिक होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। ठीक है, तो ये हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातुओं का बोल्ट क्या होता है, कम होता है। बोल्ट क्या होता है, कम होता है, और अपचायक क्षमता अधिक होती है, और उनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। क्रियाशीलता बच्चों उनकी क्या होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार बच्चों नीचे वाले देख लीजिए, हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु जो होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातुओं की जो है, इनका पहला पॉइंट ये है बच्चों कि जैसे इनका बोल्ट कम होता है तो इनका बोल्ट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इनका बोल्ट क्या होता है, अधिक होता है, इनका बोल्ट अधिक होता है। ठीक है, और बच्चे जब बोल्ट इनका अधिक हो जाएगा तो इनकी अपचायक क्षमता क्या होगी, कम होगी, लेकिन इनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता, क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बोल्ट कम होगा तो अपचायक क्षमता अधिक होती है, और क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार नीचे हाइड्रोजन के नीचे देखेंगे बच्चों कि बोल्ट अधिक होगा, नीचे वाले हाइड्रोजन के नीचे वाले धातुओं का बोल्ट अधिक होता है, और उनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है, लेकिन अपचायक क्षमता क्या होती है, इनकी कम होती है। और तीसरा पॉइंट ये है बच्चों
कि इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो क्रियाशीलता इनकी बच्चों क्या होती है, कम होती है। क्रियाशीलता क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, कम होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों कि हाइड्रोजन से ऊपर देखना है और हाइड्रोजन के नीचे देखना है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। अपचायक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और बोल्ट क्या होता है, कम। यानी आप कह सकते हैं जिनका बोल्ट कम होगा, जिनका बोल्ट कम होगा, जिन धातुओं का बोल्ट, ये बोल्ट से पहचानने के लिए एग्जाम में देता है बच्चों। आपको ये चीजें पूछी जाएगी दो, एक अपचायक क्षमता, एक क्रियाशीलता, और एक ऑक्सीकारक क्षमता और एक अक्रियाशीलता पूछी जाती है बच्चों। तो आपको वहां बोल्ट दिया रहेगा, तो बोल्ट से आप पहचान जाएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का बोल्ट बच्चों कम होगा उनकी क्रियाशीलता अधिक होगी और अपचायक क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। और जिन धातुओं का बोल्ट बच्चों जो है, देखिए जिन धातुओं का बोल्ट अधिक होगा, जिन धातुओं का बोल्ट क्या होता है, अधिक होता है, उनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। और जिन धातुओं का बोल्ट कम होता है उनका अपचायक क्षमता अधिक होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। बोल्ट कम रहेगा तो अपचायक क्षमता अधिक होगी, ऑक्सीकारक क्षमता कम होगी और क्रियाशीलता अधिक होगी, ठीक है। क्रियाशीलता अधिक होती है बोल्ट कम होने पर, ये आपको यहाँ हमने बता दिए बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन धातुएं किनको विस्थापित कर सकती है और कौन कौन सी धातुएं किसे विस्थापित नहीं कर सकती है बच्चों। देखिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में, इसी में हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तो अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन कम क्रियाशील वाले धातु अधिक क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कम बोल्ट वाले धातु अधिक बोल्ट वाले धातु को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन अधिक बोल्ट वाले धातु कम बोल्ट वाले को विस्थापित नहीं कर सकते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल दिया जाए, जैसे देख लीजिए, जैसे बच्चों हम इनमें से एक लेते हैं और एक इनमें से। जैसे बच्चों हमने ले लिया, देखिएगा, जैसे ले लिए हैं MgCl2 लिए हैं और प्लस MgCl2 ले लिए हैं, ठीक है। और अब बच्चों इसमें देखिए MgCl2 है, जैसे MgCl2 ले लिए और इसमें से मान लीजिए Cu ले लिए, कापर ले लिए। अब आपसे क्या पूछेंगे कि ये कापर जो है Mg को विस्थापित कर सकता है क्या? कापर Mg को विस्थापित कर पाएगा बच्चों? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कापर का क्रियाशीलता कम है और मैग्नीशियम की क्रियाशीलता ज्यादा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए कापर मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है बच्चों, ठीक है। और कापर का बोल्ट क्या है बच्चों, अधिक है, और मैग्नीशियम का बोल्ट क्या है, कम है। यानी कम बोल्ट वाले जो है, अधिक बोल्ट वाले कम बोल्ट वाले धातु को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, कम बोल्ट वाले धातु जो है अधिक बोल्ट वाले धातु को विस्थापित कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जो रिएक्शन होगा ये नो रिएक्शन होगा, यानी ये नो रिएक्शन मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अगर आप कराना चाहते हैं तो बनेगा CuCl2 और प्लस Mg, लेकिन ये गलत है बच्चों, ये सही नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि अगर ऊपर से अगर इसी में तुलना की जाए, जैसे देख लीजिए, जैसे बच्चों मान लीजिए हम Fe और Zn की तुलना करते हैं कि Zn ले ले और प्लस FeSO4 ले ले। ये देखिए ये फेरिक सल्फेट का विलयन है और इसमें जिंक की छड़ डालेंगे तो जिंक Fe को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि Fe के ऊपर है। देखिए ऊपर वाले नीचे को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि Zn Fe के ऊपर है बच्चों, Zn जो है Fe के ऊपर है, इसलिए Zn Fe को विस्थापित कर सकता है। तो ये इसको विस्थापित कर देगा बच्चों, तो ये बना लेगा ZnSO4 और प्लस Fe, ये बना देगा बच्चों। अगर इसी को हम ऐसे दिए होते कि Fe प्लस ZnSO4, तो ये रिएक्शन जो है इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि Fe की क्रियाशीलता कम है। Fe क्या है, Zn के नीचे है, और नीचे वाली की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, ऊपर वाली की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। यहाँ पर Fe Zn को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपको ऐसे पूछता है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए इस बार एग्जाम में ये पूछा था, देख लीजिएगा, कि जैसे कह दे कि Hg, देखिए जैसे ZnCl2 प्लस HgCl2 दे दिया जाए बच्चों, ये कहेगा
कि क्या ZnCl2 HgCl2 को विस्थापित कर सकता है? नहीं कर पाएगा बच्चों, क्योंकि Zn देखिए, Zn की क्रियाशीलता है, Hg की क्रियाशीलता कम है, तो Zn Hg को विस्थापित कर सकता है, लेकिन Hg Zn को विस्थापित नहीं कर सकता है बच्चों। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया जाता है कि किनकी क्रियाशीलता ज्यादा है और किसकी क्रियाशीलता कम है। क्रियाशीलता से हम पता लगा लेते हैं कि कौन किसे विस्थापित कर सकता है। ठीक है, चलिए जैसे अगर बोल्ट दिया जाए बच्चों, धातु ना दिया जाए, आपसे एग्जाम में धातु ना दिया जाए, बोल्ट दिया है, एक बोल्ट कम दिया है, एक बोल्ट ज्यादा दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, कम बोल्ट वाले अधिक बोल्ट वाले को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे ए है बच्चों, बी है, ए है और क्या है, बी है, हम ए का बोल्ट दे दे बच्चों, ए का बोल्ट मान लीजिए हमने दे दिया है 0.34, ठीक है, 0.34, और बी का बोल्ट हम दे दिए बच्चों, बी का जो बोल्ट है वो हम दे दिए -0.74, ये दिए हैं बच्चों। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ए बी को विस्थापित कर सकता है? क्या ए बी को विस्थापित कर सकता है? तो ए बी को विस्थापित तभी करेगा जब ए का बोल्ट कम होगा बच्चों। तो यहाँ देखिए, ए का बोल्ट 0.34 है, ए का बोल्ट 0.34 है और बी का बोल्ट है -0.74, यानी ए बी का बोल्ट कम है बच्चों, इसका बी का बोल्ट कम है, यानी कम बोल्ट वाले अधिक बोल्ट को विस्थापित कर सकते हैं, यानी इसका बोल्ट अधिक है, इसका बोल्ट क्या है बच्चों, अधिक है, और इसका क्या है, कम है, तो ये कम वाले अधिक को विस्थापित कर सकते हैं, और अधिक वाले कम को विस्थापित नहीं कर सकते बच्चों। ये बात ध्यान दीजिएगा कि कम वाले का बोल्ट जो है, देखिए कम वाले अधिक वाले को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन अधिक वाला कम को विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कम बोल्ट वाले ही अधिक क्रियाशील होते हैं और अधिक बोल्ट वाले जो है कम क्रियाशील होते हैं बच्चों। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी को विस्थापित नहीं कर सकता है, ए बी को विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन बी ए को विस्थापित कर देगा बच्चों, क्योंकि बी का बोल्ट क्या है, कम है। कम बोल्ट वाले यौगिक या धातु जो है अधिक बोल्ट वाले को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन अधिक बोल्ट वाले कम बोल्ट वाले को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है बच्चों। इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप हमसे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, तो हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला हेडिंग है बच्चों जो है मानक मानक सेल मानक सेल विभव। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बच्चों मानक सेल विभव क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मानक सेल विभव क्या होता है बच्चों, जैसे एक बैटरी होती है, एक बैटरी होती है, उस बैटरी में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, कैथोड और एनोड होता है, और उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर ही, यानी कैथोड और एनोड के मानक विभव के अंतर को, मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, मानक सेल विभव कहते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी किसी सेल किसी सेल में किसी सेल में इलेक्ट्रॉन किसी सेल में इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया किया गया किया गया कार्य किया गया कार्य मानक मानक सेल विभव मानक सेल विभव कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। तो बच्चों ये देखिए, इसकी परिभाषा है 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य मानक सेल विभव कहलाता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इसे ई नॉट सेल इसे ई नॉट सेल से प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसे ई नॉट सेल से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए बच्चों, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, इसे आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि ई नॉट सेल इजकल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। क्या होता है देखिए बच्चों, ये एक बैटरी है बच्चों, मान लीजिए ये दोनों एक बैटरी है। एक बैटरी में क्या होता है, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, बैटरी के मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, मानक सेल विभव कहते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट सेल इजकल टू होता है, ई नॉट इजकल टू होता है, देखिए ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसमें बच्चे भाग जाते हैं कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये एनोड है और कैसे जानेंगे कि हम कैथोड है बच्चों। तो आइए हम बहुत एकदम शॉर्टकट बताते हैं आपको कि कैसे आपको पहचानना है। तो बच्चों जो आपका कैथोड रहेगा, जो कैथोड रहेगा बच्चों, उनका आपको देखना है बोल्ट। आपको बोल्ट दिया रहेगा एग्जाम में बच्चों, बोल्ट यदि ज़्यादा है, यदि बोल्ट ज़्यादा है बच्चों, तो वो आपका क्या होता है, कैथोड होता है। और यदि बोल्ट आपका क्या हो जाए बच्चों, यदि बोल्ट आपका कम हो जाता है, तो वो आपका होता है बच्चों एनोड। तो हमने ये आपको मानक सेल विभव में बताया था बच्चों, और एक पढ़ाए थे हम आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसमें भी बताए थे कि बोल्ट कम रहेगा। यदि बोल्ट आपका कम रहता है तो वो एनोड होता है, यदि बोल्ट आपका ज़्यादा होता है तो बच्चों वो कैथोड होता है। और कैथोड किसे कहते हैं, जिस पर अपचयन की क्रिया होती है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। और एनोड क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये परिभाषा हम आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव में बताए थे बच्चों, ठीक है। तो आज हमने इसमें भी बता दिया आपको, और आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये बच्चों हमारा मानक सेल विभव का फार्मूला है। आप चलते हैं, हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और बहुत अच्छा ही न्यूमेरिकल है बच्चों, और ये बोर्ड में आना ही पड़ेगा। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये ई नॉट सेल क्या है, देखिए फिर से एक बार इसे देख लीजिए। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत छोटा सा फार्मूला है बच्चों, सवाल बहुत बड़ा रहेगा, आपको एकदम शॉर्टकट में समझना है और लगा देना है। और ये ध्यान देना है कि कैथोड हम कैसे पहचानेंगे और एनोड। तो कैथोड का वोल्ट ज्यादा रहेगा बच्चों, और एनोड का वोल्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल हम आपको बताते हैं, और उस पर सवाल पर बहुत, चलिए बच्चों तो हम उदाहरण की तरफ चलते हैं, और बहुत अच्छा ही ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि बच्चों जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई नॉट जिंक, ई नॉट जिंक बराबर -0.76 वोल्ट व ई नॉट कॉपर बराबर +0.34 वोल्ट है, तो मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या निकालना है, मानक सेल विभव। बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ही फैक्ट है। ये देखिए ई नॉट जिंक है बच्चों, जिंक मतलब जेड, जिंक का मतलब क्या होता है बच्चों, जेड, ये इसका प्रतीक हो गया। और सी यू मतलब क्या होता है बच्चों, कॉपर होता है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमें दिया गया बच्चों बोल्ट दिया गया है, 2 बोल्ट दिया गया है। तो हम बोल्ट से ही पहचानेंगे कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है बच्चों। तो हम आपको अभी एक ट्रिक बताए थे, ट्रिक ये बताए थे बच्चों कि बोल्ट यदि कम है, बोल्ट कम रहेगा तो एनोड होगा, बोल्ट ज्यादा रहेगा तो क्या होता है, कैथोड। चलिए देखिए हम बोल्ट को देखते हैं। तो 1 बोल्ट बच्चों हमें यहाँ मिला है, ये देखिए ये 1 बोल्ट मिला है, और 1 बोल्ट ये है। 1 बोल्ट आपका जिंक का दिया है, और 1 बोल्ट आपका कॉपर का दिया है। देखिए ये माइनस में है बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है। तो जो माइनस का होता है वो सबसे कम होता है, और जो प्लस का होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चे हमें पता चल गया कि ये माइनस का है, यानी ये कम है। कम वाला क्या है, ये एनोड है बच्चों। ये क्या है आपका, एनोड है। ये क्या है आपका, एनोड। तो ये आपका एनोड है, -0.76 है बच्चों। और आपका कैथोड क्या है, प्लस वाला है। कैथोड क्या है, प्लस वाला है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसका वोल्ट ज्यादा होता है वो आपका कैथोड होता है। तो कैथोड दिया है +0.34 बच्चों। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों आपसे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ई नॉट मानक सेल विभव क्या होगा। तो मानक सेल विभव क्या होता है, फार्मूला बच्चों, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड। हमने भी फार्मूला आपको बताया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और आपके बुक में भी बच्चों ऐसे नहीं दिया जाएगा, बुक में ऑक्सीकरण अपचयन देगा, कहेगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट
अपचयन माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से आप लगाएंगे तब भी आंसर आएगा। तो चलिए देखिएगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट, देखिए ई नॉट एनोड, तो यहाँ पर कैथोड और एनोड, तो कैथोड की वैल्यू कितना दिएगा बच्चों, 0.34, यहाँ रख दीजिए 0.34, ये माइनस है, माइनस लगाइए, कोष्टक लगाइए, क्योंकि बच्चों ये वैल्यू माइनस में है। तो ई नॉट एनोड बराबर कितना दिया, 0.76, माइनस में तो माइनस 0.76। यहाँ बच्चों कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस में था, कोष्टक इसलिए लिया क्योंकि ये माइनस में था, और इसीलिए हमने क्या लगा दिया, कोष्टक। चलिए आगे, तो इसे हल करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा 0.34, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया 0.76 बच्चों। अब इसे हम जोड़ देंगे, जब इसे हम बच्चों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा, देखिएगा जोड़िए 6 और ये 4 जोड़ देंगे, 6 4 10 के 0 हो गया, 7 3 10, 7 3 10 एक बच्चों 11 हो गया, और ये 0 0 से जुड़ गया, कितना हो गया, हासिल लगा था 1, और 0.2 अंक बाद यानी यहाँ आ जाएगा आपका, इतना क्या आ जाएगा बच्चों, बोल्ट आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, बोल्ट। तो हमारा आंसर निकल के आया ई नॉट से बराबर 1.10 बोल्ट आ गया बच्चों। ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत छोटे से सवाल रहेंगे, और आपको ये 2 नंबर एग्जाम में देकर जाएंगे बच्चों। इसमें अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर एनोड कौन सा है, कैथोड का कौन सा है बच्चों। तो बहुत ही आसान है, एनोड का बोल्ट क्या होता है, कम होता है, कैथोड का बोल्ट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ये आप ट्रिक अप्लाई करिए तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसके बाद हम कल आपसे मिलेंगे। चलिए बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, ई नॉट ए, कह रहे हैं कि ई नॉट ए बराबर प्लस 0.80 वोल्ट है, और ई नॉट बी बराबर है माइनस 0.25 वोल्ट है। तो कह रहे हैं कि सेल मानक सेल विभव की गणना कीजिए बच्चों, या मानक सेल विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बच्चों या तो घास देगा, या तो ए देगा, बी देगा, आपसे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ चाहे ए दे या बी दे या ई नॉट दे या ना दे। इसमें बच्चों ध्यान देना है बोल्ट, हमें क्या ध्यान देना है, बोल्ट। बोल्ट को देखते हुए हम सवाल लगा देंगे। चलिए, बोल्ट यहाँ पर बच्चों देखिए, ये प्लस का है और ये बोल्ट किसका है, माइनस का है। जब एक प्लस का होता है बच्चों, एक माइनस का होता है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। जब दोनों प्लस करेंगे बच्चों तभी पहचान जाएंगे। जब दोनों वैल्यू माइनस में आती है तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा वैल्यू माना जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये है देखिए आपका प्लस का, ये है माइनस का। ये जब प्लस का है बच्चों तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ज्यादा वाले वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। यानी जिसका वोल्ट ज्यादा होता है वो कैथोड होता है, और जिसका वोल्ट कम होता है बच्चों उसे एनोड कहते हैं। तो ये हमारा है कैथोड, ये हमारा एनोड, और हम फार्मूला लगा देंगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। ये हमारा फार्मूला है बच्चों, और इस पर हम अप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ई नॉट कैथोड, कैथोड कितना दिया गया है बच्चों, देखिए 0.80, और इसके बाद माइनस है ई नॉट, देखिए ई नॉट एनोड क्या है, ई नॉट एनोड कितना है, -0.25 है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आपको कैलकुलेशन हल करना आता ही है बच्चों, और जिसे नहीं आता है तो हमारा शॉर्टकट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आ जाएगा। तो ये हो गया 0.80, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, और ये हो गया 0.25 हो गया बच्चों। अब जोड़ना तो आपको आता ही है, आप छोटे क्लास से ही पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग वही है बच्चों, इंटरव्यू में पढ़ना पड़ रहा है। ये 5 0 से जुड़ा कितना हो गया बच्चों, 5, ये 2 8 से जुड़ा कितना हो गया, 8 2 10, ये 0, और ये 0 और इस 0 से जुड़ा हो गया 8 2 10, एक हासिल लगा था बच्चों, तो 1 हो गया 1 2 अंक बाद लगाना है, 1 2 अंक बाद लगा दीजिए, और ये आपका क्या हो गया, वोल्ट। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा ई नॉट सेल बराबर 1.05 वोल्ट है बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
और अपने दोस्तों के पास भी बच्चों शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और नोट्स बनाए, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए। इसी प्रकार से हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे बच्चों। अब चलिए, अब हम कल मिलते हैं आपको। जय